हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीजन के बारे में कि माइटोसिस डिवीजन होती क्या है। बेसिकली जो एक सेल होता है वो सेल दो टाइप से डिवाइड होता है, एक तो माइटोसिस और दूसरी डिवीजन होती है मियोसिस। तो बेसिकली सेल क्या होता है, सेल किस तरीके से डिवाइड करता है और कौन कौन सी डिवीजन्स होती हैं और किस तरीके के सेल्स में ये डिवीजन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर की हुई है, सेल डिवीजन की वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखो क्योंकि उससे आपको पूरे बेसिक्स क्लियर होंगे। उसके बाद आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि माइटोसिस डिवीजन होती क्या है और कैसे होती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन को इतनी मुश्किल प्रोसेस है नहीं जितनी हम लोग समझते हैं। एक आसान सी प्रोसेस है सेल डिवीजन की, स्पेशली माइटोसिस तो बहुत ईजी है। तो इसके बेसिक 4 ही स्टेप्स होते हैं, अगर हम लोग वो स्टेप्स समझ लें तो बस अपनी नैया पार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइटोसिस होती क्या है। माइटोसिस मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड सेल जो कि एन से रिप्रेजेंट होता है और एक होता है डिप्लॉइड सेल जिसे कि हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो एन सेल्स होते हैं ये तो होते हैं हैप्लॉइड और जो 2n होते हैं ये होते हैं डिप्लॉइड। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन जो है, ह्यूमन की प्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड है। ठीक है, मतलब हमारे सोमैटिक सेल्स जितने भी हैं, अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जितने भी जो सेल्स होते हैं, जैसे जैसे मसल सेल्स, नर्व सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे डिप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स को छोड़ के। ठीक है, मतलब कि जो सेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सेल्स को छोड़ के शरीर के जितने भी सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉइड हैं, जिसे हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n। ठीक है, तो क्या होता है कि जब 2n, ये एक सेल है, जब इसकी डिवीजन होगी तो ये आगे जो दो डॉटर सेल्स देगा वो भी 2n ही होंगी। ठीक है, ये डिप्लॉइड होंगे, तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, मतलब एक से दो डॉटर्स बनी, दो नए सेल्स बने और ये दोनों ही 2n है, यानी कि दोनों सब एक जैसे ही हैं, तो ये दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल्स है, अपनी मदर की आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये जो नए सेल बने वो पुराने सेल के एकदम सिमिलर है, कुछ भी उनमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, पर हैप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, मतलब कि सॉरी, जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें भी सपोज ये एक 2n है। ठीक है, इसकी जब डिवीजन होगी तो एक n बनेगा, एक n बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो मदर सेल से डिफरेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल है और जो हमें मिला वो तो हैप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, तो ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। तो जो डिवीजन इसमें होती है ये होती है मियोसिस, यानी कि जो जर्म सेल्स में डिवीजन होती है जर्म सेल्स की, उसे कहते हैं हम मियोसिस, और जो सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है उसे कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है जो क्लियर हो गई कि माइटोसिस मियोसिस होती क्या है। और अच्छे से समझना है तो वो पीछे वाली वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस होती क्या है और माइटोसिस कौन कौन से पार्ट्स में होती है, मतलब कौन से सेल्स में होती है और कितने सेल्स देती है, ये सारी बेसिक पॉइंट्स हम लोग इस स्लाइड में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो जो टर्म माइटोसिस है, ये माइटोसिस दी थी फ्लेमिंग ने 1882 में। ठीक है, तो ये थे माइटोसिस देने वाले महाशय फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या देखा कि माइटोसिस होती है सेल्स में, और उसमें क्या होता है कि माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बनती हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे 2n है, एक सेल से दो नए सेल बनेंगे, वो भी डिप्लॉइड ही बनेंगे। ये जो नए सेल्स बन रहे हैं इन नए सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स जब बनेंगे तो उस डिवीजन को हम माइटोसिस डिवीजन बोलेंगे। अब और क्या उसने कहा कि इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल इसने इसीलिए कहा क्योंकि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बन रहे हैं, पर मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस जो है वो रिडक्शनल होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ से 2n से n बनते हैं, जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो वो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो वो नंबर डिक्रीज हो जाता है, 2n से n हो जाता है, और यहाँ पे 2n का 2n ही रहता है, इसीलिए ये इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
2n का मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, और डिप्लॉइड सेल्स में क्या होगा कि 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, एक ये इस तरीके से डिप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये कहाँ होती है, ये सोमैटिक सेल्स में ये डिवीजन होती है, मैंने ऑलरेडी बताया। अब जैसे ये एक पिक्चर है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सिर्फ जो सेक्स सेल्स हैं, यानी कि जो जर्म सेल्स हैं, वो स्पर्म और ओसाइट्स, यही सिर्फ हैप्लॉइड है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, सेट है, क्रोमोसोम का एक सेट है। तो ये यहाँ पे जो डिवीजन होगी मियोसिस होगी, सिर्फ इसी पार्ट में मियोसिस की डिवीजन होती है, इन्हीं सेल्स में। बाकी के जितने भी सेल्स हो, जैसे यहाँ पे ये सारे सेल्स जो हैं, इन सब में ये माइटोसिस डिवीजन हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स के आगे जो डॉटर सेल्स बन रही है वो आइडेंटिकल सेम सेल्स बन रहे हैं। तो जब सेम सेल्स बनेंगे तो सेम सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। तो इसीलिए इन सब सेल्स में जो है वो माइटोसिस डिवीजन होती है। बस मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है हमेशा कि जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी कि वो डिप्लॉइड सेल्स में होती है, और जो मियोसिस होती है वो जर्म सेल्स में होती है, और जो कि हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और जो मियोसिस होती है उसमें 4 डॉटर सेल्स बनती है। और जो माइटोसिस से जो 2 सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, वो अपनी मदर के आइडेंटिकल होते हैं। पर जो मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और वो अपनी मदर के डिसिमिलर होते हैं। सिर्फ साइज़ में वो सेम होते हैं, पर जो उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं अपनी मदर सेल से। कैसे, वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, सेल डिवीजन वाली में, आप लोग उस वीडियो को देखो पहले जाके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है। अब हम लोग बहुत कर रहे हैं माइटोसिस डिवीजन, तो डिवीजन शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सेल की साइकिल क्या होती है। जैसे हम लोगों इंसान में क्या होता है कि जैसे हम लोगों की पूरी लाइफ होती है, पर हम बहुत स्लो होते हैं। एक पूरी ज़िंदगी पूरी करने के लिए हम लोग पूरा 60-70 साल वेस्ट कर देते हैं, फिर जाके हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। पहले बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं। तो इस सारी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग पूरे 50 से 60-70 साल लगा देते हैं। पर सेल ऐसा कमज़ोर नहीं होता है, सेल जो है वो बहुत एक्टिव होता है। सेल्स की जो साइकिल कंप्लीट होती है वो वैसे तो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिपेंड करती है। किसी स्पीसीज़ में 1 घंटे में साइकिल कंप्लीट होती है, किसी में 24 घंटे में हो जाती है। इससे ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्पीसीज़ लगाती होगी। तो जो सेल की साइकिल है वो बहुत तेज़ होती है, क्योंकि सेल जो है रोज़ बनते हैं, रोज़ जो है डेड सेल्स जो हमारी स्किन से निकलते हैं। तो इसी तरीके से सेल की जो साइकिल है वो कुछ ही घंटों की होती है, या कुछ 1 दिन की होती है, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या होती है ये तो समझ में आ गया कि सेल साइकिल में ही वही होता है कि किस तरीके से सेल अपना जर्नी पूरा करती है। एक मतलब किस तरीके से सेल बनता है और किस तरीके से सेल ख़त्म होता है, वो पूरी साइकिल को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तो इसी तरीके से सेल साइकिल में बेसिकली 1 2 3 4 5 स्टेप्स होते हैं सेल साइकिल में, ठीक है। तो किस तरीके से सेल बनता है और किस तरीके से सेल जो है ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो माइटोसिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो पहला जो फेज़ होता है वो होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में धीरे धीरे जो भी मटेरियल चाहिए होता है डिवीजन के लिए, जैसे क्रोमोसोम चाहिए होता है, न्यूक्लियस बनता है धीरे धीरे, और जो एक सेंट्रियोल्स होते हैं वो बनते हैं। तो ये मटेरियल जो है वो धीरे धीरे अरेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये होता है प्रोफेज। उसके बाद क्या आता है मेटाफेज। मेटा का मतलब क्या होता है, मेटाफेज में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम एक सेंटर में आ जाते हैं एक दूसरे के। अब जैसे मैंने बताया था कि क्रोमोसोम इस तरीके का होता है ना, तो ये सारे क्रोमोसोम यहाँ, और जो ये बीच में होता है ये होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये वाला पोर्शन होता है सेंट्रोमियर का। तो क्या होता है मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो है एक सेंटर में आ जाते हैं। उसके बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में धीरे धीरे आधी क्रोमेटिड्स जो होती है, यानी कि आधा पार्ट जो होता है वो क्रोमोसोम का इस पोल में जाता है, और आधा पार्ट जो है वो इस पोल में आकर मूव होने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है एनाफेज। उसके बाद होता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, दोनों का अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, और सेल जो है धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और ये जो लास्ट का फेज़ होता है ये होता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर आके जो सेल है वो 2 सेल नए बन जाते हैं, ठीक है। ये बन गई 2 डॉटर सेल्स। बस इतनी सी प्रोसेस है माइटोसिस की। ये 5 से स्टेप्स है माइटोसिस के, जो कि पूरी ज़िंदगी हम लोग समझते रहते हैं पर हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ के रहेंगे कि सेल डिवीजन होती क्या है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन शुरू होने से पहले एक फेज़ होता है इंटरफेस। ये जो फेज़ होता है ये माइटोसिस में भी आता है और ये फेज़ मियोसिस में भी आता है, ठीक है। दोनों डिवीजन शुरू होने से पहले ये फेज़ होता है इंटरफेस का। इंटरफेस कुछ नहीं होता है, इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि सेल की अब डिवीजन होएगी, ठीक है। तो वो जो प्रिपरेशन वाला टाइम होता है उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस किस तरीके का होता है, ये पूरी साइकिल ही दिखा रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 फेज़ होते हैं, G1 S G2 फेज़, ठीक है। G2 फेज़ के बाद जो ये फेज़ होता है, जब साइकिल यहाँ पे सेल पहुँचता है तो यहाँ पे वो 4 डिविजन्स होती है, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये मैंने जो अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया। तो सबसे पहले G1 फेज़ होता है, ये कुछ घंटों का होता है। तो G1 फेज़ में क्या होता है, इसमें आरएनए और जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर एस फेज़ होता है, एस फेज़ में सिर्फ डीएनए की सिंथेसिस होती है। फिर G2 फेज़ आता है, इसमें फिर से आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पूरी अभी सिंथेसिस चल रही है कि अभी डिवीजन शुरू होगी, ठीक है। असली डिवीजन तो इस फेज़ में होती है। यहाँ पे सिर्फ सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि किस तरीके से आगे जाके डिवीजन होगी। तो ये था हमारा इंटरफेस, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इंटरफेस। ये अगर 3D स्ट्रक्चर देखें इंटरफेस का तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि यहाँ पे जो है सारा मटेरियल अभी तैयार हो रहा है। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग पहले। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है। ये मतलब ये अनअरेंज्ड है, अभी इनमें कुछ अच्छे से अरेंज नहीं हो रखे ये क्रोमोसोम है। डीएनए ऐसे ही तैर रहा है सारे जगह पर, ठीक है। तो ये जो होता है ये सेंट्रियोल्स होती हैं। सेंट्रियोल से ये ऐसे ऐसे करके ये जो थ्रेड्स निकल रहे हैं इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर जब सेल डिवाइड होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहला फेज देखते हैं इसका, वो है प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज को हम लोग कहते हैं सबसे पहले तो ये सबसे लंबा फेज होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। क्यों ये सबसे लंबा फेज होता है, क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम में धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम लास्ट वीडियो में देखा था, इंटरफेज में जो क्रोमोसोम जो है फैल के बैठा हुआ था पूरे न्यूक्लियस में, तो वो धीरे धीरे अरेंज होना शुरू हो जाता है, मतलब क्रोमेटिड्स बननी शुरू हो जाती है, कंडेंसली फॉर्म होता है और क्रोमोसोम जो है अपनी शेप में आता है। और धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे जो है वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, ये खत्म होगी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन खत्म होगी तभी 1 से 2 सेल बनेंगे ना, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी तो सेल डिवाइड नहीं होता है। तो धीरे धीरे प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व होती है, ये खत्म होती है, और जो क्रोमोसोम इंटरफेज में से खुले में घूम रहे थे वो यहाँ पे आके क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स होती हैं ये भी ऐसे तैर रही थी, पूरे आराम से मजे कर रही थी, तो यहाँ पे इनकी भी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि ये एक तो इस पोल पे आ जाती है सेंट्रियोल्स और एक सेंट्रियोल इस पोल पे आ जाती है। तो ये 3 चीज़ें होती है प्रोफेज में, एक तो सेंट्रियोल्स आती है दोनों पोल्स में, क्रोमोसोम बनते हैं, अच्छे से कंडेंस क्रोमोसोम जो है फॉर्म हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसअपियर हो जाती है। ये 3 चीज़ें होती है प्रोफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में कुछ नहीं होता, मेटाफेज में बस यही इतना ही होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक सेंटर में आ जाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे आकर अपना डिसिप्लिन शो करते हैं। तो क्या करते हैं कि ये एक, इसे कहते हैं इक्विटोरियल प्लेट, ठीक है, कि जो जब क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं तो इसे इक्विटोरियल प्लेट कहते हैं। तो सेंटर में आ गए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए। तो ये सेंट्रियोल हो गई। अब सेंट्रियोल से कुछ धागे निकलेंगे, इन धागों को कहते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर हर एक क्रोमोसोम के जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि जो ये सेंट्रोमियर है, तो ये सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच होंगे ये स्पिंडल फाइबर। क्यों, ये वाला इस साइड से होगा, ये वाला इस साइड से होगा, ताकि इनको बीच से तोड़ सकें, ताकि ये वाली जो ये क्रोमेटिड है वो इस पोल पर जाए और जो ये क्रोमेटिड है वो इस पोल पर चले जाए, ठीक है। बस इतना सा काम होता है मेटाफेज में। क्या होता है कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल के क्रोमोसोम के सेंटर पे आके अटैच होते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर पे। और दूसरा क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पे आके पूरी लाइन पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। बस यही 2 चीज़ होती है मेटाफेज में। अब नेक्स्ट होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में भी कुछ नहीं होता। वहाँ पे हम लोगों ने मेटाफेज में देखा था कि क्रोमेटिड्स
अलग नहीं थी, वहाँ पे दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ी हुई थी एक साथ, बस वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स उनके सेंटर पे अटैच थे। तो एनाफेज में कुछ नहीं होता है, दोनों अपने अपने पोल में तरफ चले जाती हैं। जो जैसे इस तरीके से था क्रोमोसोम यहाँ पे, तो जो क्रोमेटिड्स इस साइड थी वो इस पोल में आ गई, जो क्रोमेटिड उस साइड थी वो क्रोमेटिड्स उस पोल पर चलेगी। मतलब दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो अपने अपने पोल पर चले जाती हैं। बस इतना सा काम होता है एनाफेज का। उसके बाद एनाफेज को जो है हम लोग सबसे छोटा स्टेज कहते हैं। छोटा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता, सिर्फ वो अलग होना शुरू होते हैं मेटाफेज पे, और यहाँ पे ये अलग होकर डिफरेंट पोल्स पर पहुँच जाते हैं, इसीलिए ये एनाफेज है सबसे छोटा फेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है लास्ट में टेलोफेज। टेलोफेज का मतलब क्या होता है, टेलोफेज को हम लोग रिवर्स फेज भी कहते हैं। इसे रिवर्स फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें प्रो फेज में हो रही थी ना, कि धीरे धीरे प्रो फेज में क्या हो रहा था कि सेल की डिवीजन स्टार्ट हो रही थी, पहला स्टेज था वो, पर उसमें क्या हो रहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी, क्रोमोसोम जो है अच्छे से बन रहा था, तो वो प्रो फेज में हो रहा था। अब ये टेलोफेज जो होता है ये प्रो फेज का पूरा रिवर्स होता है। यहाँ पे उसमें जो है मेम्ब्रेन गायब हो रही थी, पर इसमें धीरे धीरे मेम्ब्रेन बनती है, उसमें क्रोमोसोम बन रहे थे, इसमें क्रोमोसोम धीरे धीरे जो वो फिर से फैलना शुरू हो जाते हैं, तैरते हैं वो लोग न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ है, ये लास्ट फेज नहीं है, तो यहाँ पे सेल अभी भी अटैच है, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हुए। तो यहाँ पे हर एक जो यहाँ इस साइड पे जो इस पोल पे जो क्रोमेटिड्स गई थी उन पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा, और जो क्रोमेटिड्स इस पोल पर गई थी उनका खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा। अब हो गया, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, पर जो सेल है वो अभी भी रिमेन अटैच्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज आएगा जो होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि जब तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब ये मत कोई पूछना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ, फ्री का है ना सारा कुछ, तो इसीलिए समझाना पड़ता है, क्या करेंगे, लाइक शेयर तो करते नहीं हो तुम लोग। तो ये हो गया सेल। ठीक है, तो सेल का ये हो गया साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक पानी होता है, पूरा एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये होता है इसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं इस स्थिति में, यहाँ पे न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए। ये साइटोप्लाज्म जो है इस तरीके से है क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यूं यूं, तो ये अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म, पानी सा होता है, पूरा लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। तो ये साइटोप्लाज्म की जब डिवीजन हो जाएगी तो उसके बाद ये सेल जो है ये अपने घर, ये अपने घर, ये दो सेल्स बन जाएंगे नए। मतलब एक सेल से शुरुआत हुई थी पर यहाँ पे हमें दो सेल मिल गए। तो ये जो दो सेल है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर सेल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल सेल्स हैं, यानी अपनी मदर सेल से भी ये आइडेंटिकल है, तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल सेल्स हैं। तो इसीलिए ये डिवीजन जो है माइटोसिस डिवीजन हो गई। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से सारा ओवरव्यू करते हैं, 2 सेकंड में सारी सेल डिवीजन खत्म करेंगे। सबसे पहले सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल का मतलब होता है कि किस तरीके से सेल जो अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करता है एक साइकिल को, उसे सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के आगे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती है, G1, GS और G2। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे अपनी शेप लेते हैं, जो DNA होता है वो धीरे धीरे कॉइल्ड होता है और क्रोमोसोम बनते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में सेल अपनी औकात में आता है, अपना डिसिप्लिन दिखाता है, क्रोमोसोम जो है वो एक सेंटर वाली प्लेट में आके सब एकदम सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स से धागे निकलते हैं जिसे कि हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं, वो स्पिंडल फाइबर निकलकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहाँ पे आके अटैच होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेटाफेज। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जब सेंटर में आके क्रोमेटिड्स के सेंटर में आके क्रोमोसोम के जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं तो क्रोमेटिड्स जो है धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाती है। जो ऊपर वाला पोल होता है वो ऊपर का पोल होता है, कुछ क्रोमेटिड्स ऊपर जाती है, जो नीचे वाला पोल होता है कुछ क्रोमेटिड्स नीचे जाती हैं। तो क्रोमेटिड्स सेपरेट होती है एनाफेज में और दोनों पोल्स पे पहुंच जाती है, अपोजिट पोल्स पे। उसके बाद आता है लास्ट फेज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जब क्रोमेटिड्स पोल्स पर पहुंच गई तो वहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोबारा सारा कुछ रिवर्स प्रोसेस हो रही है जो प्रोफेज में हुई थी, इसीलिए टीलोफेज को रिवर्स फेज कहते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, तो अब क्या होगा लास्ट में, जब 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
प्रोटीन बन गए तो अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये थी हमारी पूरी डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये माइटोसिस की डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ नहीं था, कुछ स्टेप्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।